एक शख्स अपनी ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो एन कार से एक शराब ठेके की दुकान पर रुकता है और कार से उतरने के बाद में ठेके की दुकान पर जाता है और शराब लेता है। शराब लेने के पश्चात में अपनी वो नज़र इधर उधर दौड़ाता है तो उसे कहीं पर भी चखने की दुकान खुली हुई नज़र नहीं आती है। तो फिर वो अपनी कार में बैठता है और कार में बैठने के बाद थोड़ा 100 मीटर की दूरी पर चलता है। 100 मीटर की दूरी पर चलने के बाद एक चौराहे पर अपनी कार को रोकता है। तो वहाँ पर भी जब अपनी नज़र को घुमाकर देखता है तो वहाँ पर भी कोई भी दुकान उसे नज़र नहीं आती है खुली हुई, क्योंकि सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे का समय था। तो उसे जब कोई नज़र नहीं आती है दुकान खुली हुई तो फिर वो एक ठेले की दुकान पर पहुंच जाता है, जिस ठेले की दुकान पर एक महिला मूंगफली बेच रही थी। तो वो सोचता है क्यों ना इससे मूंगफली ले ली जाए। तो वो फिर मूंगफली की दुकान पर पहुंचता है और उस महिला से जाकर के मूंगफली का मोल भाव करता है। जो महिला थी वो अपना मूंगफलियों को गर्म करने में सेकने में लगी हुई थी। तो वो वहाँ पर जब शख्स पहुँचा तो वो मूंगफली का मोल भाव करने लगा। पूछता है कि कितने रुपए किलो दिए हैं मूंगफली। तो महिला उस शख्स की आवाज़ को सुनने के बाद अपने पल्लू को, अपनी गर्दन को ऊपर उठाती हैं और उस शख्स की तरफ देखने लगती हैं। कहती हैं कि 110 रुपये किलो दिए हैं। दोस्तों, अपने मुंह से 110 रुपये किलो दी हैं ऐसा तो बोल देती हैं, लेकिन ऐसा जब बोलती हैं तो उनका जो मुंह था वो फटा रह जाता है। वो उस शख्स को देखने के बाद वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं और जब वो शख्स भी उस महिला को देखता है तो वो शख्स भी उस महिला को देखने के बाद वहीं की वहीं एकदम सा सुन्न सा पड़ जाता है और वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से एक ऐसी कहानी जिसमें दो पति पत्नी एक दूसरे से अलग हुए और तलाक होने के बाद में भगवान की कृपा से दोबारा से मिलने का उन्हें अवसर मिला। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल पर विजिट किया हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी में आगे बढ़ता हूँ। जब उस शख्स ने उस मूंगफली वाली को देखा तो वो उसे देखता ही देखता रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वो शख्स जो उस महिला को देख रहा था वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी आयशा होती है। और जो शख्स था वो उस महिला का, आयशा का तलाकशुदा पति अभिनव था। दोस्तों, जब इन दोनों का तलाक भी नहीं हुआ था और इन दोनों की जब शादी भी नहीं हुई थी लगभग आज से 10 साल पहले, तो जो अभिनव था वो एक सरकारी टीचर था। उसकी जो पगार थी वो 45,000 रुपये महीने की थी, सरकारी टीचर था। तो जब सरकारी टीचर था तो उसके माता पिता उससे बोलते हैं कि बेटा शादी कर ले, तेरी उम्र निकल जाएगी। तो अभिनव अपने माता पिता से कहता है कि माताजी पिताजी मैं शादी तो कर लूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो माता पिता फिर उससे उसकी शर्त पूछते हैं। तो बोलता है कि पिताजी माताजी मेरी एक शर्त ये है कि मैं जिस लड़की से शादी करूँगा वो मेरे बराबर जितनी पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए और वो हमारी जो हैसियत है उसके हिसाब से भी थोड़ी कम होनी चाहिए। दोस्तों, जब ये बात सुनी तो ये बात सुनने के बाद में जो माता पिता थे उनका जो मुंह था वो फटा का फटा रह जाता है। उनके कान वहीं सुन्न पड़ जाते हैं। तो फिर वो अपने बेटे को समझाते हैं, अभिनव को। उससे बोलते हैं कि बेटा ये तेरी क्या शर्त है, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू एक सरकारी टीचर है, हमारी इतनी अब हैसियत है समाज में, अगर तू एक अनपढ़ लड़की से और अपने हैसियत में भी कम हो ऐसी लड़की से शादी करेगा तो कैसे चलेगा। तो अभिनव अपने माता पिता को समझाता है कि अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो आप ऐसी ही लड़की से मेरी शादी करवाइए तो ही मैं शादी कर सकता हूँ। तो उसके माता पिता फिर उसे समझाते हैं बेटा अगर तू ऐसी लड़की से शादी करेगा तो ये जो समाज है इसका जो सोचने का नज़रिया है वो अलग है, डिफरेंट टाइप का इसका नज़रिया है। अगर हम तेरी शादी ऐसी लड़की से भी कर दें जो अनपढ़ हो, हमारे हैसियत के हिसाब से भी ना हो, तो ये जो समाज है ये कहेगा कि लड़के में कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ ऐब होंगे, कुछ ना कुछ खराबी होगी, चाहे वो सेक्स रूप से हो चाहे वो मेंटली हो। अगर हम तेरी शादी ऐसी लड़की से करेंगे तो समाज यही कहेगा। तो फिर अभिनव अपने माता पिता को समझाता है कि मुझे समाज की परवाह नहीं है, मुझे केवल मेरे फ्यूचर की परवाह है। अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो एक ऐसी ही लड़की से करवाइए जैसा मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, अब माता पिता मजबूर थे अपने बेटे अभिनव की शर्त के आगे। तो वो अपने अभिनव बेटे को कह देते हैं कि ठीक है बेटा तेरी शादी ऐसी ही लड़की से कराई जाएगी।
दोस्तों फिर समय ऐसे ही गुजर जाता है, 2 से 3 महीने हो जाते हैं, और जब 2 से 3 महीने हो जाते हैं तो उनके पास में कई रिश्ते आते हैं, लेकिन जो हर बार रिश्ता था वो वैसा ही आता, आ, उसकी हिसाब की लड़की से, हैसियत के हिसाब की लड़की से। जब वो सरकारी टीचर था तो पढ़ी लिखी लड़की का ही रिश्ता आता। तो जो अभिनव के माता पिता थे वो लड़कियों को रिजेक्ट कर देते, कह देते कि हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा समय गुजर जाता है, 4 से 5 महीने और हो जाते हैं। 4 से 5 महीने होने के बाद में जो माता पिता थे अभिनव के, उन्होंने एक बिचौलिए से बात की जो शादियां करवाता था, कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो अनपढ़ हो और हमारी हैसियत से भी कम हो। तो फिर बिचौलिया बोलता था कि ठीक है। दोस्तों फिर बिचौलिया उस गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर अलग दूसरे गांव में जाता है और वहां पर एक लड़की को दिखाता है। लड़की जो थी वो अनपढ़ थी, और जो परिवार की हैसियत थी वो भी उनसे बहुत ही ज़्यादा नीचे थी। तो लड़की जो थी वो सुंदर थी। तो अभिनव जब लड़की को देखता है, जब माता पिता लड़की को देखते हैं तो वो उसे पसंद कर लेते हैं, और फिर दोस्तों फिर बात आगे बढ़ती है, और बात जब आगे बढ़ती है तो रिश्ता पक्का हो जाता है, और फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद में फिर समय गुजरता है, लगभग 6-7 महीने हो जाते हैं। तो 6-7 महीने जब हो जाते हैं तो अभिनव को शादी के बाद में उस लड़की जिसका नाम आयशा होता है उससे प्यार हो जाता है। अब आयशा जो थी वो अनपढ़ थी, और ये जानती थी कि एक अनपढ़ लड़की से एक शख्स शादी क्यों कर रहा है, जो कि एक समाज में एक सरकारी पोस्ट पर है। तो वो ये समझती थी। तो जब शादी हो गई, तो 6-7 महीने जब हो गए तो उससे वो प्यार करने लगी। अब दोनों का रिश्ता जो था वो अच्छे से चल रहा था। अभिनव का जो ट्रांसफ़र था वो दूसरे कॉलेज में हो गया था। तो जब दूसरे कॉलेज में हुआ तो उसे शहर भी बदलना पड़ा, और वहीं पर वो अपनी पत्नी आयशा को भी लेकर के जाता है। आयशा उसके साथ में वहीं रहने लगती है। दोस्तों लगभग शादी को 1.5 वर्ष का समय गुजर जाता है। 1.5 वर्ष समय गुजरने के बाद में आयशा को एक बेटा प्राप्त होता है, उन पर एक बेटा होता है। अब बेटा होता है तो बेटे के दादा दादी को, यानी कि अभिनव के माता पिता को बुलाया जाता है, और जो अभिनव के सास ससुर थे उनको भी बुला लिया जाता है। वहीं पर वो रहता है, क्योंकि दूसरे शहर में जब उसका तबादला हुआ था तो वहीं पर वो एक प्लॉट ले लेता है, वहीं पर एक कमरा और एक बरामदा बना करके रहने लगता है वहीं पर। तो वहीं पर रहते रहते उस पर बेटा हो जाता है। तो ऐसा चलता रहता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, लगभग 4 से 5 महीने का बेटा हो जाता है बड़ा। तो जो अभिनव के माता पिता थे वो वहाँ उसे छोड़ करके अपने घर आ जाते हैं, लेकिन जो आयशा के माता पिता थे वो वहीं रहते हैं। लगभग 1 साल और गुजर जाता है, बच्चा 1 साल का हो जाता है। 1 सालों तक अभिनव के जो सास ससुर थे वो अभिनव के पास में ही रहते हैं। अब अभिनव जो था अपने सास ससुर को से तो नहीं कहता, लेकिन अपनी पत्नी आयशा से बोलता है कि तुम ऐसा करो, अपने माता पिता को अपने घर भेज दो। अब बच्चा 1 साल का हो गया है, अच्छा अब ये घूम लेता है, तो तुम अपने माता पिता को भेज दो, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। बच्चे की देख रेख तुम ही करो, अगर माता पिता का नाना नानी का प्यार इस पर ज़्यादा रहेगा तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा। तो फिर आयशा जो थी वो अपने पति को समझा देती है, डांट देती है कि तुम्हें इस बच्चे से दिक्कत है, मुझसे दिक्कत है, या मेरे माता पिता से दिक्कत है, तुम्हें आगे दिक्कत ही क्या है। अब जो अभिनव था वो शांत पड़ जाता है। तो फिर ऐसे ही समय गुजरता है। तो एक दिन जब अभिनव स्कूल से पढ़ा करके घर लौटता है तो आकर के देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है, और जो उसके सास ससुर हैं वो भी रो रहे हैं, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। तो फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो जो आयशा थी वो पति के गले से लिपट जाती है और उससे बोलती है कि आज बहुत अनर्थ हो गया है। अभिनव ये बात सुन करके थोड़ा चौंक जाता है। तो फिर पूछता है आखिर क्या अनर्थ हुआ है। तो आयशा कहती है कि हमारे घर में चोरी हो गई है, जो 6-7 महीने की सैलरी जमा कर रखी थी जो आपने हमको दी थी वो चोरी हो गई है, चोर उसे चुरा ले गया है। दोस्तों एक बार को तो विश्वास नहीं होता है अभिनव को, लेकिन उसकी पत्नी और उसके सास ससुर जब ये बोलते हैं कि चोरी हो गई है, और जब वो घर की स्थिति देखता है तो ऐसी लगती थी कि चोरी हुई हो वास्तव में। तो फिर वो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, एफआईआर लिखाता है, जांच पड़ताल होती है। दोस्तों अब कर भी क्या सकता था, चोरी तो हो गई थी। तो ऐसा चलता रहता है। ऐसा
चलते रहने के बाद में जब फिर वो 1 महीने की छुट्टी ले लेता है, तो 1 महीने की छुट्टी लेने के बाद अपने घर चले जाता है। अपने घर अपने माता-पिता के पास में, अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी आयशा के साथ। तो पीछे-पीछे जो उसके सास-ससुर थे वो भी वहीं आ जाते हैं। तो जब वहाँ आते हैं तो वहाँ आने के बाद में वहीं रहते हैं। अब जो अभिनव के माता पिता जहाँ रहते थे घर में, वहीं पर उनके चीज़ जो सोने चांदी के गहने थे, आभूषण जो थे वो वहीं थे। तो जब अभिनव और अभिनव के माता पिता खेत पर होते हैं, तो जब खेत से घर लौटते हैं तो घर लौटने के बाद में देखते हैं कि जो आयशा है, आयशा के माता पिता हैं, वो हाथ पर हाथ रख करके फिर बैठे हैं। तो वह पूछता है क्या हुआ, और जो रो रहे हैं। तो फिर अभिनव फिर पूछता है क्या हुआ। तो फिर से वो बताते हैं कि घर में चोरी हो गई है, ऐसा हो गया है। तो फिर अभिनव जो था वो डांट देता है, बोलता है कि ऐसे कैसे चोरी हो गई, आज तक तो हमारे घर में कभी चोरी हुई नहीं, आज कैसे हो गई। दोस्तों फिर अभिनव अंदर जाता है, देखता है सारा नज़ारा। तो नज़ारा देखने के बाद नज़ारा जो था वो चोरी जैसा ही लग रहा था। अब अभिनव के माता पीटते हैं, हाथ पैर पीटते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर सीधे एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। एफआईआर लिखी जाती है, सुनवाई होती है। लगभग केस 2 महीने तक चलता है। 2 महीने के बाद में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। दोस्तों 2 महीने तक केस चला, तो केस चलने के बाद में कोई भी फायदा नहीं हुआ, चोर पकड़े नहीं गए, जो चोरी हुई थी उसका खुलासा ही नहीं हुआ। तो ऐसा चलता है। अभिनव जो था वो अब उसी शहर में अपने जो कॉलेज था उसमें पढ़ाने जाया करता था बच्चों को, प्राइमरी में। तो ऐसा चलता रहता है। अब आयशा के माता पिता जो थे अपने घर पर ही थे। तो एक दिन आयशा अपने माता पिता से बातचीत करती है, अपने माता पिता से बोलती है कि जो गहने हैं उन गहने को एक साथ किसी भी दुकान पर मत बेचना। एक दुकान पर अगर बेचोगे तो उन्हें शक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो तुम ऐसा करना कि एक गहने को एक ही दुकान पर जाकर के बेचना, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। दोस्तों ऐसा बातचीत करती है। लगभग शाम के 3 बजे का समय होता है। तो जो अभिनव होता है वो उस समय कॉलेज से लौट रहा होता है पढ़ा करके बच्चों को। तो जब लौटता है तो लौटने के बाद में ये सारी बातों को छिप करके अपनी पत्नी की जो अपने माता पिता से कर रही थी उन्हें सुन लेता है, और तुरंत ही उसे फटकारता है और उसे चोर बोलता है। और उसे बोलता है कि ऐसा मैंने तुम्हें यहाँ दिल में बसा कर रखा था और तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे अपने माता पिता को देने के लिए तो मुझसे मांग लिए होते, मैं तुम्हें दे देता। ये बात सुनने के बाद में आयशा अपनी आंखों को नीचे झुका लेती है। फिर जो अभिनव था वो अपनी पत्नी आयशा से कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल इस घर में एक पल भी नहीं देखनी है, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तो अभिनव अपने बच्चे को अपने पास रख लेता है और आयशा को जाने के लिए कह देता है, उसे मारता है, पीटता है। लेकिन दोस्तों वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता है, तो वहाँ पर उसे भगा देता है उसे पीटते हुए। आयशा अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अपने माता पिता के पास पहुँचती है रोती हुए। तो माता पिता उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो आयशा बोलती है कि सब गड़बड़ हो गई माँ बाप, खुलासा हो गया कि मैंने ही चोरी की थी। तो माता पिता पूछते हैं कि बेटी ऐसे कैसे हो गया, क्या उसके पास कोई सबूत है। तो ऐसा बोलती है कि जब मैं आज आपसे बातचीत कर रही थी तो उसने सुन लिया था। तो माता पिता समझाते हैं आयशा को, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारी चोरी पकड़ी नहीं गई है। दोस्तों आयशा के माता पिता जो थे वो आयशा को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में लिखवाते हैं कि आयशा को उसके पति अभिनव ने मारा पीटा है और उसे घर से बाहर निकाल दिया है धक्के मार करके। तो फिर पुलिस जो थी वो अभिनव के पास जाती है, अभिनव को गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ करती है। तो अभिनव से पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी को आखिर क्यों मारा है। तो अभिनव पुलिस को बताता है कि हाँ मैंने मारा है और इसीलिए मारा है क्योंकि इसने मेरे घर से चोरी की थी। मेरे माता पिता के सारे गहने चोरी कर लिए और मेरी जो सैलरी थी वो भी इसने चुरा ली। तो ऐसा कहता है वो दरोगा से। तो दोस्तों दरोगा अभिनव की बातों को सुनने के बाद में और आयशा के माता पिता और आयशा की बातों को सुनने के बाद में दोनों से बोलता है कि ये इसका गुनहगार है, ये इसका गुनहगार है, क्या चाहिए तुम्हें। आयशा से पूछा जाता है तो आयशा वो दरोगा से कह देती है कि मुझे इनसे तलाक चाहिए। तो दोस्तों फिर जो दरोगा था वो अभिनव से भी पूछता है क्या तुम्हें ये मंजूर है, क्या तुम इससे तलाक लेना चाहते हो। तो अभिनव भी बोल देता है कि ठीक है मैं
तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों फिर इनका फैमिली कोर्ट में तलाक होता है, तलाक का केस चलता है। और जो तलाक का केस था वो अभिनव के पक्ष में ही जाता है, क्योंकि उनके पास एक बच्चा भी था। अब बच्चे की सारी जिम्मेदारी जो थी वो तलाक होने के बाद में अभिनव के पास आ जाती है। बच्चा अभिनव के पास चला जाता है और जो अभिनव की पत्नी आयशा थी वो अपने माता पिता के साथ रहने लगती है, उनका तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक के साथ साथ अभिनव को आयशा को 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो 20 लाख रुपयों को लेकर के आयशा अपने माता पिता के साथ चली जाती है और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है अपने माता पिता के साथ। दोस्तों अभिनव अपने बच्चे को पाकर के बड़ा ही खुश था। वो अपने बच्चे को अपने पास रखता है और अपने माता पिता के पास रखता है और अपने माता पिता के पास दे देता है। अपनी जॉब को करता है, जो उसकी सरकारी टीचर की जॉब थी उसे करता है। तो 1 साल के बाद ही वो जो था हेड टीचर बन जाता है। यानी कि वो एक जो एरिया था उसमें जो 6-7 कॉलेज स्कूल थे उनका एक हेड टीचर बन जाता है। उसकी सैलरी जो थी वो 75,000 रुपये महीने थी। अच्छी इनकम थी, अच्छा उसका काम चलता रहता है। लगभग 5 वर्ष गुजर जाते हैं और 5 वर्ष गुजरने के बाद में जब वो अपने दोस्त की शादी से लौट रहा होता है सुबह के समय में, तो सुबह के समय में समय हो जाता है 10 बजे। तो वो एक ठेके पर रुकता है और शराब के जब ठेके पर रुकता है तो वहाँ से शराब लेता है। शराब लेने के बाद अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाता है तो उसे कहीं भी चखने की दुकान नज़र नहीं आती है, क्योंकि उस सुबह का समय था तो सारी दुकानें बंद थी। तो फिर वो अपनी कार में बैठता है और कार में बैठने के बाद एक चौराहे पर जब होता है तो चौराहे पर देखता है कि चौराहे पर भी कोई भी दुकान नहीं खुली चखने की। तो फिर वो उसे एक मूंगफली की दुकान, ठेले की दुकान नजर आती है। तो फिर वो उस ठेले की दुकान पर पहुंचता है तो जो दुकानदार थी वो एक महिला थी। उससे बातचीत करता है, बोलता है कि कितने रुपए किलो दी है मैं मूंगफली। तो महिला अपने पल्लू को उठाती है और अपना शकल ऊपर करते हुए उस शख्स से बोलती है कि 110 रुपये किलो दी हैं। दोस्तों ऐसा कहती है। ऐसा कहने के बाद उसका जो चेहरा था, जो मुंह था, वो फटा का फटा रह जाता है। जब वो अभिनव को देखती है तो अभिनव को देखने के बाद में वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। दोस्तों ये मूंगफली बेचने वाली महिला कोई और नहीं होती है बल्कि आयशा ही होती है। जब आयशा अभिनव को देखती है और अभिनव आयशा को देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद दंग रह जाते हैं, दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर अभिनव आयशा की तरफ हंसते हुए उससे बोलता है कि आयशा तुम यहाँ इस चौराहे पर इस हालत में वो भी मूंगफली बेच रही हो? तो आयशा अपनी गर्दन को नीचे झुकाती है और अभिनव से बोलती है कि हाँ मैं यहाँ मूंगफली बेच रही हूँ। आप इस कार से? तो अभिनव बोलता है कि हाँ मैं इस कार से, ये जो स्कॉर्पियो एन है, तुमने इसकी कीमत सुनी है? तो बोलती है कि नहीं। बोलता है कि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वही 24 लाख रुपए है, तुम्हारी औकात से बाहर, क्या तुम इसे लोगी? तो आयशा बोलती है अभिनव से कि हाँ। तो अभिनव बोलता है कि अब ये तुम्हारी औकात से बाहर है। अगर तुमने मेरा साथ उस समय दिया होता, अगर तुम मेरी उस समय पत्नी होती, तुमने मुझसे तलाक न दिया होता, तुमने मुझे धोखा न दिया होता, तो शायद ये गाड़ी आज तुम्हारी होती। दोस्तों अभिनव की बातों को सुनने के बाद आयशा अपने चेहरे को नीचे कर लेती है, सुस्त खड़ी हो जाती है। फिर अभिनव आयशा से पूछता है कि चलो तुम मेरी पत्नी नहीं हो लेकिन मेरी तलाकशुदा तो पत्नी हो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब हम दोनों का तलाक हुआ था तो तलाक होने के बाद में मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए दिए थे, उन पैसों का क्या किया? अगर तुम चाहती तो उन पैसों से अच्छा बिजनेस खोल सकती थी, अच्छा अपना काम, कोई ढंग का काम कर लेती। तुम्हें आज इस चौराहे पर ठेला लगा करके मूंगफली बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आयशा जब ये बात सुनती है तो अपनी गर्दन को नीचे झुकाती है, फिर धीरे से ऊपर उठाते हुए अभिनव से बोलती है कि जब तलाक हुआ तो तलाक होने के बाद में जो 20 लाख रुपए मिले थे वो माता पिता ने मुझसे छीन लिए। मैं अपने माता पिता के साथ में 4 महीनों तक रही उन पैसों को लेकर के, लेकिन 4 महीने जैसे ही गुजरे तो माता पिता ने मुझे घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो मेरी दूसरी जगह शादी करवाना चाहते थे और मैं शादी नहीं करना चाहती थी। क्योंकि जब मैंने आपको धोखा दिया तो मुझे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हीन भावना पैदा हुई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप मुझसे कितना प्रेम करते थे।
तो माता पिता मेरी दूसरी शादी करवाने की कह रहे थे और कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो और दूसरी शादी जब हो जाए, जब तुम दूसरे पति के पास जाओ तो उसके साथ में ऐसा फ्रॉड करना। तो मैंने अपने माता पिता का विरोध किया और विरोध किया तो मुझे माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। तो आयशा की ये जब बात सुनी अभिनव ने, तो अभिनव ने फिर आयशा से बोला कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हीन भावना आ गई थी, हीन भावना के प्रति, तो तुम एफआईआर क्यों नहीं लिखवाने गई, अपने माता पिता को पकड़वा देती। तो आयशा बोलती है कि मैंने सोचा तो था, लेकिन मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी तरफ देख करके फिर मैंने अपने कदमों को रोक लिया और एफआईआर लिखाने नहीं गई। फिर उसके बाद में मैंने ये मूंगफली की दुकान खोल ली पैसे कमा कमा करके, और इसी पैसे से आज फिर मूंगफली बेचती हूँ और मूंगफली बेच करके और पैसा कमाती हूँ, अच्छी ज़िंदगी चल रही है। तो फिर आयशा ये सब जवाब दे देती है। तो अभिनव से फिर पूछती है कि हमारा बेटा रॉकी कहाँ है, अब तो वो 6 साल का हो गया होगा, तो मुझे उससे मिलना है। तो फिर आयशा जब ये कहती है अभिनव से कि मुझे उससे मिलना है, तो अभिनव बोलता है कि मैं कैसे मिला दूँ, अब तुम उसकी माँ नहीं हो, तुम उसकी अब माँ नहीं हो, तुमने उसके ऊपर से अपनी माँ का अधिकार खो दिया है। तो फिर अभिनव की जो पत्नी आयशा थी, वो आयशा कहती है कि जब तलाक हुआ तो तलाक के बाद में कहा था मुझे कि मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ महीने में 1-2 बार। तो फिर अभिनव बोलता है कि कहा था तो तुम अब तक कहाँ थी, अब तक तो तुम अपने बेटे से एक बार भी मिलने नहीं आई। तो फिर आयशा कहती है कि मैं मिलने आई थी, लेकिन तुम मुझे घर नहीं मिले, घर गई तो घर पर माता पिता ही थे और जो मेरा बेटा रॉकी था वो भी नहीं था। तो फिर अभिनव बोलता है कि मेरा जो तबादला था वो और शहर में हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मिला। दोस्तों ऐसा बातचीत करते हैं, ऐसा बातचीत करने के बाद में आयशा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आयशा रोने लगती है और रोते बिलखते हुए अभिनव के पैरों में पड़ जाती है और रहमो करमों की भीख मांगती है, कहती है कि मुझे मेरे बेटे से एक बार मिला दो, मुझे मेरे बेटे से एक बार बातचीत करनी है, ऐसा कहती है। दोस्तों अभिनव जो था वो एक सरकारी टीचर था और हर एक स्त्री की भावनाओं की कद्र करता था, फीलिंग को समझता था। तो जब उसकी पत्नी उसके पैरों में पड़ी तो उसने अपनी पत्नी को उठाया और उसे सबक सिखाया कि आज तुम्हारी जो स्थिति हुई है वो तुम्हारी बदौलत हुई है। अगर तुमने मुझे धोखा न दिया होता और अपने कामों पर विश्वास किया होता तो शायद तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं हुई होती। दोस्तों फिर आयशा आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है कि मुझे मेरे बेटे से एक बार मिला दो, फिर मैं ज़िंदगी में उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, मैं कहीं और चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो आयशा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है कि मैंने अपने बेटे रॉकी को बेशक कितना ही माँ का प्यार देने की कोशिश की हो, लेकिन मैं उसे आज तक माँ का प्यार नहीं दे पाया हूँ। तो आयशा बोलती है क्या आपने अभी तक शादी नहीं की है, तो बोलता है कि नहीं की है। दोस्तों फिर इसके बाद में जो अभिनव था वो भी भावुक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम अब मेरी लाइफ में दोबारा से आना चाहोगी, अपने बेटे रॉकी की दोबारा से माँ बनोगी। दोस्तों जो आयशा थी वो अभिनव के पैरों में गिर पड़ती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि आज भी आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, जो आज भी आप मुझे मेरे बेटे की माँ बनने के लिए, अपनी लाइफ में आने के लिए दोबारा बोल रहे हैं। तो अभिनव कहता है कि मैं केवल इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला है, अगर तुम दोबारा से उसकी लाइफ में आओगी तो उसे माँ का प्यार मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद में अभिनव आयशा को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले करके अपने रॉकी को दिखाता है। रॉकी से कहता है कि माँ है, क्योंकि जब वो तलाक हुआ था तो छोटा था। तो मामा चिल्लाता हुआ फिर रॉकी अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है। दोस्तों फिर इस तरह से दोनों मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी अभिनव की और आयशा की और उसके बेटे रॉकी की। कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा, मेरा जो उद्देश्य है इस कहानी के द्वारा, कि जो भरोसा होता है वो हर किसी पर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर रहा है इसका अर्थ ये है कि वो आप पर सब कुछ विश्वास रखता है कि आप उसके लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपके ऊपर विश्वास करता है।
तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसके विश्वास के साथ में विश्वासघात मत करिए, बल्कि जो वो सोच रहा है वैसा ही आप कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि किसी के विश्वास के साथ में विश्वासघात मत करिए। मिलता हूँ अगली ऐसी ही कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।